कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ अपना न्यू सेशन शुरू करने वाली हूँ। ये जो सेशन है ये इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए है और ऐसे में कई सेशन लाऊंगी, जैसे कि अप टू 10 तक का मैं ले आऊँगी सेशंस। और ऐसे धीरे धीरे सेशन, जो नेक्स्ट सेशन है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो दे कैन ऑल्सो अब 10 तक की जो बायो है आप उस पर पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं अगर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने 10 तक में मेरे पास 10 तक का है, मतलब मैंने 10 तक में मैंने बायो साइंस था मेरा, तो आई कैन ईजिली टीच यू ऑल दिस। एंड साथ ही साथ ये तो है ही। और दूसरी बात ये है कि ये जो डिमांड एंड फैक्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन में, ये जो है ये बेसिकली क्लास 11 के लिए है, क्लास 12 के बच्चों के लिए है। तो वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग कोई और सी तैयारी कर रहे हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस वन। एंड मेरी और भी वीडियोज़ मैंने डाल दिया है एंड आप लोग जा सकते हो, मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे मेरी वीडियो तो ज़रूर से आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्दी ना यहाँ पे मैं बीएड के बच्चों के लिए जो सेशन है वो मैं शुरू कर रही हूँ। जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए भी सेशन मैं शुरू करूँगी बहुत जल्दी। तो वो बच्चे भी बिल्कुल भी परेशान ना हों, उनके लिए भी बीएड के सेशन शुरू होंगे धीरे धीरे करके। बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अभी सिर्फ मैं सेशन जो हो रहा है वो मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए ही सिर्फ करूँगी, सेशन शुरू करूँगी। और बाकी जो है सेकेंड ईयर वालों के लिए वो नेक्स्ट तक का मैं शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो आज चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन है, ये जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। और इस सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजी चैप्टर। बस इसमें आपको चीज़ों को समझना होगा, तब आप बहुत इजीली सारी चीज़ों को कैप्चर आउट कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे आज डिमांड के बारे में, ये डिमांड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तो हम आज पढ़ेंगे 3 चीज़ों को। पहला हम समझेंगे कि डिमांड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और फिर हम समझेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को, इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डिमांड के बारे में कि डिमांड होती क्या है, व्हाट इज़ डिमांड, और डिमांड को हम कैसे हम डिमांड को समझ सकते हैं और डिमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने। तो डिमांड क्या होती है बच्चों? देखिए, अगर हम जब छोटे थे तो हम कहते थे ना, मम्मा पापा से, अपने पेरेंट्स से क्या कहते थे, डिमांड करते थे ना कि मम्मी हमको ये टॉय चाहिए, पापा हमको ये टॉय चाहिए। तो ये क्या हुई थी हमारी डिमांड। अगर इन रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के उससे देखें और या तो हमारी सप्लाई के उससे देखें तो क्या होता है डिमांड। ठीक है, डिमांड जो होती है वो डिटरमाइन आपकी तभी होती है जब प्राइस है। ठीक है, जब प्राइस से रिलेटेड, मार्केट प्राइस से क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों ही रिलेटेड है। हम दोनों ही क्या कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई को मार्केट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मार्केट प्राइस जो उस पर आ रहा है, जो मैंने लिखा हुआ है, जो क्या लिखा है इस पे, मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड वी आर डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो किससे डिटरमाइन होती है, हमारी डिमांड और सप्लाई से पता चलती है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगी, अब आप लोग भी सोच रहे होगे कि भाई ये कैसे पता चलेगी। हाँ, तो हम इसको देखते हैं कि ये हमें कैसे पता चल सकती है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो जो डिमांड है हमें बेसिकली पता चलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड जो है वो हमें पता चलेगी प्राइस से, जो मार्केट का प्राइस है उससे। ठीक है, प्राइस से पता चलेगी, मार्केट के प्राइस से पता चलेगी, और पता चलेगी हमें सप्लाई। ठीक है, क्या पता चलेगी हमें, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ये किसके थ्रू पता चलेगी, प्राइस। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है हमें उससे ये पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड वी आर डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट प्राइस है हमारा वो किससे पता चलेगा, डिमांड और सप्लाई के थ्रू हमें पता चलेगा। ठीक है, तो हमें डिमांड कैसे पता चलेगी, हमें मार्केट के थ्रू जो है वो डिमांड हमें पता चलेगी, और सप्लाई मार्केट प्राइस के थ्रू हमें डिमांड और सप्लाई पता चलेगी। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इफ़ डिमांड ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट का जो डिमांड है, प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई से ज़्यादा है प्राइस। ठीक है, द प्राइस सीम्स टू गोज अप। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, जो प्राइस होगा वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब अगर हम इसको फिर से पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो डिमांड है, जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट का, हमारा जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट का वो अगर ज़्यादा हुआ तो सप्लाई से ज़्यादा हुआ तो प्राइस क्या होगी, हमारी ऊपर चली जाएगी। अब कैसे चली जाएगी, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड जो है अगर प्रोडक्ट की ज़्यादा हुई तो क्या होगा, डिमांड की प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हुई तो क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई से अगर डिमांड की प्रोडक्ट ज़्यादा हुई तो प्राइस हमारा साफ साफ बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हम आज के उस पर देखें तो लोग कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑल पीपल आर लव्स टू बाइंग कॉफ़ी रैदर देन टू बाय अ टी लोग कम पीने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो कॉफ़ी की जो सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा है, और टी जो है, टी की सप्लाई क्या है, कम है। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्ट है हमारा, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है सप्लाई से। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर हमको कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी,
प्राइस क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मोर देन डिमांड, और अगर मान लीजिए सप्लाई जो है हमारी प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है डिमांड से, जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मतलब प्राइस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका क्या है, अगर मान लीजिए सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं टी का, ठीक है, टी हम ले लेते हैं और इज़ मोर देन डिमांड से ज़्यादा है, ठीक है। अब भाई मान लीजिए टी का हमने बहुत ज़्यादा सप्लाई कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है ही नहीं डिमांड, मार्केट में लोग को चाहिए ही नहीं डिमांड, उसकी कहेगा कि जो डिमांड जो सप्लाई हुई है उसको अपना स्टॉक तो खत्म करना ही ना, तो वो सीधे सीधे क्या करेगा कि जो प्राइस होगा वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। अब सेल लगती है, जो कपड़े हमारे 2000 के बेचते हैं, ठीक है, अब जब लोगों ने उसको लेना ही बंद कर दिया तो लोग क्या करेंगे, सेल लगा देते हैं, तो हम जाके प्राइस कम होता है तो हम जाके ले लेते हैं। तो अपना स्टॉक खत्म करने के लिए प्रोडक्ट अगर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई में है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है प्रोडक्ट की, तो इस पे क्या होगा, जो प्राइस होगा हमारा डाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस सिंपल इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल इज ईजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज समथिंग टू पॉन्डर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिमांड की डेफिनेशन दी है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिमांड इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कैप्चर द कंज्यूमर्स डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिमांड क्या है, एक इकोनॉमिक कैप्चर है जहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट को क्या करता है, डिज़ायर करता है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है, उसकी सर्विसेज को परचेज करने के लिए, ठीक है। द डिमांड इज कैलकुलेटेड एज द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर आर विलिंग टू प्ले। जब हमारी डिज़ायर होगी तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिमांड हमारी होगी, ठीक है। और जब हमारी डिमांड होगी, डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको एक कार लेनी है और हम चाहते हैं कि हम वो कार लें, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, विलिंग होगी, हम चाहेंगे कि इसको हम क्या करें, पे कर सके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा पे करने के लिए हम तैयार हैं, तो यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। इफ़ वी कीप ऑल अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट एंड डिमांड शुड गो अप एज द प्राइस डाउन, और अगर हम सारे फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं और डिमांड क्या करता है, डिमांड इस टाइम पे फैक्टर हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं, फैक्टर अगर हमारे कांस्टेंट रहते हैं तो डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ऊपर गोज़ अप, ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ईजी सा एग्जांपल देती हूँ इसका, सप्लाई और डिमांड का। आपको अगर याद होगा तो जब लॉकडाउन लगा था तो एक बार खबर आई थी कि लॉकडाउन से पहले एक बार खबर आई थी कि भाई नमक की जो सप्लाई है वो कल से नमक कुछ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट की जो सप्लाई थी वो कम नहीं हुई थी, यहाँ पे एक सुना दिया गया था कि भाई लोगों के अंदर ये था कि मतलब अब जो डिमांड नमक है वो कल से नहीं मिलेगा, दुकानें वगैरह सब बंद हो जाएंगी। तो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो सॉल्ट की जो डिमांड थी वो क्या थी, राइज अप हो गई, ठीक है। और जब डिमांड राइज अप हुई तो प्राइस भी क्या हो गया, हमारा राइज हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड की जो सॉल्ट की जो सप्लाई थी वो ज़्यादा हो गई और प्राइस हमारा, तो अब लोग जहाँ पे जो 30 रुपये का पैकेट नमक का मिलता है, लोग वहाँ पे कितने का ले रहे थे, 100 रुपये का नमक ले रहे थे, या और ज़्यादा 55 रुपये का नमक दिया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिमांड एंड सप्लाई का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर। क्या फैक्टर हैं जो डिमांड को क्रिएट, मतलब फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डिमांड को कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए डिमांड एंड पहला जो है हमारा वो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई कर्व में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व में क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इसको। सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर फॉर द प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। जो भी हमारे जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। जनरल फैक्टर किसे कहते हैं, जो हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक जो हमारे लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है, हमारे लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। तो द टोटल ऑफ द फैक्टर इज समड अप, दोनों को मिला के, एंड द डिमांड एंड सप्लाई कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और हम इसको ग्राफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है कि एक सोप का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे बोला गया है ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये हमारी प्राइस है, और ये जो हमारी वर्टिकल साइड है ये हमारी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। मतलब अब यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है सोप का सप्लाई जो ये सप्लाई वाला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, और डिमांड क्या हो रही है, हमारी भी डिमांड भी बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी, जैसे प्राइस सप्लाई ऑफ डिमांड कम होगा जिसमें हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम होगी। मतलब यहाँ पे प्राइस राइज इन द प्राइस हो रहा है, ठीक है, प्राइस हमारी बढ़ती जा रही है और डिमांड भी हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा सा एक और बार समझा देती हूँ। मान लीजिए ये एक मैं ग्राफ बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इसको समझिएगा। प्राइस क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, प्राइस बढ़ी है, मतलब हमारी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, थोड़ा हम पीछे जाके देखते हैं कि हमने असल में पढ़ा क्या था। आइए देखते हैं, पीछे जाके समझते हैं। आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज़ मोर देन द सप्लाई। अगर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड प्रोडक्ट की होगी तो प्राइस हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब इसी को हम अगर फैक्टर में डिफाइन करते हैं, अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये मान लीजिए प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो प्राइस हमारी क्या है, मान लीजिए कुछ भी प्राइस है, 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, 40 रुपये, ठीक है। और ये हमारी क्वांटिटी हो गई 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारी चल रही है। और तो हमारे यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे प्राइस हमारा राइज हो रहा है। जब प्राइस राइज होगा तो हमारा सप्लाई भी क्या होगा, सप्लाई मतलब जब ये हो गई हमारी सप्लाई, जब प्राइस बढ़ता है तो प्राइस क्यों बढ़ता है ये हमें पता है, जब प्राइस बढ़ता है तो हमारी मतलब सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और अगर हम
बात करें डिमांड की, तो जो क्वांटिटी हो रही है वो भी क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी भी हमारी राइज हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या राइज हो रहा है, हमारा डिमांड राइज हो रहा है। ठीक है, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है। और इस स्टेज पे जब जहाँ पे दोनों सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, ये जो बीच का जो पॉइंट होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। कौन सा पॉइंट आ जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो, जो मैंने पीछे दिया है उससे आप। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मार्केट है हमारी, वो कैसे इक्विलिब्रियम, मतलब वो एक मतलब इक्वल है, जहाँ पे हमारा प्राइस और डिमांड, सॉरी सप्लाई और डिमांड क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, द मार्केट इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड at the point where the demand for demand and supply curves were the supply curves intersect। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी डिमांड इक्विलिब्रियम हो रही है, तभी यहाँ पे डिमांड हमारी फॉर्म होगी। ठीक है, The intersection price is the market price of the product and service. Factor affecting the demand and supply are ever changing. Thus the state of equilibrium does not exist in the real life and demand and supply keep changing। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है वो क्या है, ये जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम हो रही है, दोनों सप्लाई और डिमांड जहाँ पे हमारी मिल रही है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और हमारी सप्लाई भी क्या होती रहती है, डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन रियल सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मार्केट एंड एग्रीगेट डिमांड। अब मार्केट और एग्रीगेट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इज द डिमांड इन द मार्केट फॉर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होती है, वो जो कि डिमांड है जो कि मार्केट में किसी गुड और सर्विसेज के लिए ये हो रही हो। एज द मार्केट डिमांड चेक्स द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर लाइक कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स एंड अफेक्ट द मार्केट डिमांड। ठीक है, जैसे जैसे अगर मार्केट में हम डिमांड को चेक करें, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की बात करें या किसी भी सर्विसेज या फैक्टर जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है हमारे, वे मार्केट में वो क्या करती है, हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती है, क्योंकि हम वहाँ पे कॉम्पिटेटिव, अब जैसे अमूल है तो अमूल के उसमें एक आ गया है, कोई सा भी आप ले लो, न्यूट्रलाइट आ गया है। ठीक है, तो अमूल क्या है, कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है, लोग उस पर ज़्यादा वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे प्रोडक्ट की डिमांड, सारी जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में राइज, उन सब की डिमांड। एज कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट शुड नॉट लिमिट द डिमांड फॉर ऑल गुड एंड सर्विस, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके कोई भी लिमिट नहीं होती है डिमांड और गुड एंड सर्विसेज की। एग्रीगेट डिमांड इज बेस्ड ऑन जस्ट द इकोनॉमिक फैक्टर। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड करता है एंड नॉट एन इंडिविजुअल वन। और ये इंडिविजुअल वन नहीं होता है, इंडिविजुअली ये सिर्फ अकेले में ये हमारी इकोनॉमिक को डिमांड क्या नहीं करती है, अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाया है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया है, इसको देखिएगा। यहाँ पे क्या है, प्राइस है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो है वो हमारा प्राइस है, और जो ऐसे वाला है वो क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस क्या हो रही है, प्राइस हमारी पहले क्या है, एक थी क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है, P3 होता तो क्वांटिटी 3 होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जैसे जैसे प्राइस में राइज हो रही है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। लेवल ऑफ प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी, लेवल ऑफ प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस में यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, प्राइस हमारी कम हो रही है यहाँ पे, और जो क्वांटिटी है हमारी गुड्स की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हो रही है, मतलब वो प्राइस हमारा 5 रुपये था तो क्वांटिटी क्या थी, हमारी ज़्यादा थी, मतलब 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, लेकिन प्राइस अगर हमारा ज़्यादा हुआ, मतलब मान लीजिए 1000 हुआ, तो क्वांटिटी हमारी क्या होगी, 40 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शनल दिखा रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में प्राइस क्या होता है, डिक्रीज करता है, और क्वांटिटी क्या करती है, डिमांड ऑफ गुड्स की बढ़ती है, इंक्रीज करती है। और ये जो बना है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा एग्रीगेट डिमांड हो गया। सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड हमारा पता चल गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, डिमांड कर्व। इन इकोनॉमिक्स डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिमांड कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बिटवीन द प्राइस और क्वांटिटी दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, जो कि कंज्यूमर क्या करता है, परचेज करने की कोशिश करता है। द कर्व शोज हाउ द प्राइस एंड कमोडिटी एंड सर्विस चेंजेस द क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस इंक्रीज। एवरी पॉइंट ऑन द curve is an amount of the consumer demand and a corresponding market price. The graph shows the law of demand in which state that people will buy less something if the goes price up and vice versa. ठीक है, according to Kotler 8, ठीक है, कोटलर 8 के क्वार्टलर के हिसाब से 8 डिमांड है। पहली है हमारी नेगेटिव डिमांड। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या सीखा है इसमें डिमांड कर्व में, कि जो डिमांड कर्व हो, तो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, जहाँ पे प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड क्या होगी, ये प्राइस डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, डिमांड भी हमारी डिक्रीज करेगी। सो इस तरीके से हमारा डिमांड कर्व होता है। ये हमारा क्या हुआ, डिमांड कर्व हुआ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड, एंड डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो दिस इज नोन एज द प्राइस डिमांड। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे 8 डिमांड पढ़ते हैं कि नेगेटिव डिमांड क्या होती है। द कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट मे गिवन इवन अवॉइड इट। जो कुछ कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं करते, वो क्या होती है हमारी, जहाँ पे जिसकी कोई भी क्या ज़रूरत ही नहीं होती है,
जिसमें हमारी डिमांड ही नहीं होती है, तो वो नेगेटिव डिमांड होती है। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड जिसके कंज्यूमर क्या होते हैं, कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ द डिमांड, वो डिमांड से अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है, तो वो क्या हो गया हमारा अनअवेयर और अनइंटरेस्टेड प्रोडक्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मार्केट में। इसी तरीके से लैटेंट डिमांड क्या होते हैं, कंज्यूमर में शेयर स्ट्रॉन्ग नीड्स दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाई बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जो सेटिस्फाई, जो जिसकी नीड हो और ज़्यादा नीड ना हो लेकिन हमको सेटिस्फाई करे, वो लेटेंट डिमांड। डिक्लाइन डिमांड जिसमें कंज्यूमर बिगिंस टू बाय प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली नॉट एट ऑल, मतलब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट को वही नहीं करता है, परचेज ही नहीं करता है। इरेगुलर डिमांड क्या होती है, जो सेशनल बेस पे मंथली या डेली या आर्ली आती रहती है डिमांड। ठीक है, फुल डिमांड क्या, जिसमें हम सारे प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में कंज्यूमर की बहुत डिमांड होती है। ओवरऑल डिमांड क्या होती है, यहाँ पे द सेशन विल गो सो लॉन्ग, सो आई डोंट वांट टू मेक इट सो लॉन्ग, इसलिए मैं जल्दी बताऊंगी। तो ओवरफुल डिमांड और अनहोलसम डिमांड क्या होती है, ये आप मुझे बताएंगे बच्चों, जो ठीक है, ये दो जो है, या मुझे कमेंट बॉक्स में या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि या ओवरफुल डिमांड और होलसम डिमांड क्या होती है। इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। तो द वीडियो इज गेटिंग सो लॉन्ग, तो इसको मुझे अभी थोड़ा शॉर्ट करना होगा वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, डिमांड अच्छा लगा ये चैप्टर, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज करे, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अनदर उसमें, सो यू कैन जस्ट कमेंट इट बिलो एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बीएड सेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बीएड के भी से रिलेटेड टॉपिक मैं आपके साथ पढ़ाऊंगी। पहले थोड़ा सा बीएड के बारे में बताऊंगी, बीएड होता क्या है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है, सारी चीज़ मैं डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।